वेलकम टू द चैनल बोर्ड एग्जाम बाय नवीन। आज हम चैप्टर वन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का तीसरा पार्ट देखेंगे जो कि रिसोर्सेस और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंड रिसोर्सेस होते क्या है। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज होते क्या है। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वाई द लैंड रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट सपोज वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन का मतलब क्या है कि प्लांट्स के ग्रोथ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लैंड ना हो, है ना, उस पर सॉइल ना हो तो वेजिटेशन इज नॉट पॉसिबल। वेजिटेशन में प्लांट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया क्या है ना। लैंड रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो फॉरेस्ट होगा अच्छा, है ना। अच्छे ट्री ट्री का ग्रोथ होगा तो तो अच्छे ट्री का ग्रोथ होगा तो उसमें क्या होगा, फॉरेस्ट डेवलप होगा। फॉरेस्ट डेवलप होगा तो वाइल्ड लाइफ एनिमल रह सकते हैं, है ना, जैसे टाइगर, लायन, है ना, वुल्फ हो गया, फॉक्स हो गया, ये सारे जानवर जंगल में रह सकते हैं। ठीक है। लैंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। वाई? ह्यूमन लाइफ के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लैंड रिसोर्सेज सपोर्ट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हम क्या, फूड, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हम ग्रो कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है लैंड, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम रोड बना रहे हैं, ठीक है ना, रेलवे बना रहे हैं, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, है ना, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, है ना, पोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे किस पे बनाए जाएंगे, लैंड पे ही तो बनाए जाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, जो कि रोड, रेलवे से, है ना, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, है ना, आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस होता है, रोड के थ्रू भी होता है और रेलवे के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्टेशन में इम्पोर्टेंस प्ले करेगा ये, कि जैसे कि मान लो कि रोड बनाएंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज सकते हैं। ठीक है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस है। कैसे? कि जैसे मान लो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, टेली कम्युनिकेशन है। तो टेली कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो हमको ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हो तो जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं, तो वहाँ पे लैंड रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस आ गया। टावर्स लगाने हो, मोबाइल टावर्स लगाने हैं, तो वहाँ पर भी हमको लैंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लैंड इज एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। हमारे पर लैंड रिसोर्सेज की कमी है ना, क्योंकि हमारे पूरे लैंड रिसोर्सेज में हमको 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया चाहिए। तो बाकी एरिया पे ही तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। ठीक है ना। जो भी हमारे पास लैंड बचेंगे फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के, तो हमको अच्छे से प्लानिंग करके उस लैंड का यूज करना है ना। जैसे रोड्स बनाने हैं, रेलवे स्टेशन बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, तो हमको अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्योंकि लैंड की अच्छी प्लानिंग नहीं होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया के बारे में देखेंगे, इंडिया का लैंड रिसोर्सेज कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का जो लैंड रिसोर्सेज का एक कैटेगरी है। इंडिया तीन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है ना। लैंड के हिसाब से देखें तो इंडिया को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। तीन कैटेगरी, प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है और प्लेट्यू है। ठीक है ना। जैसे कि हम ये देखें, ये नीचे वाला जो पार्ट है इंडिया का, ये सारा कौन सा है, प्लेट्यू रीजन है। ठीक है। अब इसके आगे देखें, जैसे ये पूरा एरिया क्या है, ऊपर वाला सारा एरिया क्या है, ये ये माउंटेन एरिया है। ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, प्लेन एरिया है। ठीक है। ये बाकी क्या, प्लेट्यू एरिया है ना। तो 43% ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया इज प्लेन, है ना। प्लेन एरिया इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। माउंटेन एरिया, ठीक है ना, माउंटेन एरिया हमारे पास 30% है। ठीक है। माउंटेन एरिया इज वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। 27% एरिया हमारे पास है प्लेट्यू, जो मिनरल रिच एरिया होता है। तो इंडिया को कह सकते हैं, इंडिया के जो लैंड रिसोर्सेज हैं, एक अच्छे वे में देख सकते हैं कि गिफ्ट ऑफ नेचर भी कह सकते हैं, कि जिसकी सारे टाइप्स का लैंड हमारे पास इंडिया में पाए जाएंगे, मौजूद है। ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इस पाई चार्ट में। ठीक है। अब लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, है ना। अब इसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको अ, दिखाते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। लैंड रिसोर्सेज देखें, लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक मिनट। है ना। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। होम, है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए हमको लैंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ जैसे टाइगर को रहने के लिए हमको लैंड की जरूरत पड़ेगी। फॉरेस्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, लैंड होगा तो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास देखेंगे इंडिया में क्या है। एक मिनट। 43% एरिया क्या है हमारे पास, प्लेन एरिया है ना। 30% एरिया हमारे पास कितना है, माउंटेन एरिया है ना। बाकी हमारे पास प्लेट्यू एरिया 27% है। ठीक है। लगभग अराउंड 27% ऑफ एरिया क्या है हमारे पास, 27% ऑफ एरिया हमारे पास प्लेट्यू रीजन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लैंड यूटिलाइज कैसे करेंगे, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, हाउ वी यूटिलाइज द अवेलेबल लैंड इन इंडिया। ठीक है ना। तो लैंड का यूटिलाइजेशन हम किसके लिए कर सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है। है ना। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, है ना। कल्टीवेशन के लिए लैंड जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो बंजर होंगे, बैरन एंड वेस्ट लैंड। वो लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, बैरन और वेस्ट लैंड बोलेंगे। मतलब उस पर कोई भी टाइप का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, ना ही कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ठीक है ना। सेकेंड इज लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज। ठीक है। लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज का मतलब क्या है, कि हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। ठीक है। बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। ठीक है ना। और अदर जो अनकल्टिवेटेड लैंड हो, जिस पे खेती नहीं हो रही है, उसको हम लोग ग्रेजिंग लैंड की तरह यूज कर सकते हैं। ग्रेजिंग लैंड का यूज करने का मतलब क्या है, कि जो भी कैटल्स होते हैं, सीप होते हैं, गोट होते हैं, उनको घास चरने के लिए भी जगह होती है। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। ठीक है। लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज। ठीक है ना। फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के कुछ एरिया हम लोग लैंड प्लांटेशन या फॉरेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ एरिया हमारे पास बचेंगे कि कल्चरल वेस्ट लैंड होगा। ठीक है ना। कल्चरल वेस्ट लैंड वो होगा कि जो लैंड वेस्ट लैंड है अभी, है ना, उस पर कोई खेती नहीं हो रही है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस एरिया को विद द प्रॉपर प्लानिंग हम उसको कल्चरल कर सकते हैं, कल्चरेबल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ हमारे पास एरिया है जो फॉलो लैंड है ना, करेंट फॉलो लैंड है ना। करेंट फॉलो लैंड का मतलब ये होगा
इसके बारे में हम अभी देखते हैं। कुछ एरिया होंगे नेट सोन एरिया होंगे। नेट सोन एरिया क्या होंगे, जिसपे एग्रीकल्चर अभी प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, आइए हम डिटेल में देखते हैं। लैंड आर यूजफुल इन द फॉलोइंग पर्पस, पहले की ऑलरेडी डिस्कस सकते हैं कि फॉरेस्ट के लिए हम लैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लैंड विच आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्चर कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे पास लैंड, एग्रीकल्चर का जो लैंड है उसको छोड़ के जो हमारे पास है ना अदर पर्पज के लिए लैंड बचेंगे, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, है ना। उसको हम लोग बैरन एंड वेटलैंड बोलेंगे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना। बिल्डिंग बनाने, रोड बनाने, फैक्ट्री बनाने के लिए उस लैंड को यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ एरिया को जो हम लोग, जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होंगे, एक्सक्लूडिंग द फॉलो लैंड, ठीक है। फॉलो लैंड दो टाइप के होते हैं, करेंट फॉलो होंगे, दूसरा अदर देन करेंट फॉलो होंगे। करेंट फॉलो क्या होंगे कि जिसपे एग्रीकल्चर हम लोग लास्ट 1 ईयर से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 साल से उसको हम लोग छोड़ दिए हैं और कोई उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रही है। जैसे कि मान लो कि परिवार में क्या होता है कि मतलब कि कोई भी एक जमीन हो, है ना, खेत हो, उस पर विवाद चल रहा हो, तो 1-2 साल के लिए उस लैंड पे कोई काम नहीं होता, कोई खेती नहीं होती, उस एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, करेंट फॉलो। कुछ एरिया होते हैं जो जिस पे एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन 5 साल तक हमने कोई एग्रीकल्चर नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेट सोन एरिया क्या होंगे। नेट सोन वो एरिया वो होंगे जो हम लोग, है ना, क्रॉप को सो कर रहे हैं, है ना, क्रॉप क्रॉप को बुआई कर रहे हैं, ठीक है ना, हम खेती कर रहे हैं, है ना, उसके बाद हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसकी कटाई भी कर रहे हैं, उस एरिया को क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ एरिया में नेट सोन एरिया को हम लोग ऐड कर दें, है ना, अगर एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर एरिया प्लस द नेट सोन एरिया, कुछ एरिया है कि एक ही लैंड, एक ही खेत है जिसपे हम, है ना, 2-3 टाइप के क्रॉप की खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आधा टाइम हम मान लो कि केले की खेती कर रहे हैं, बनाना की, और आधा टाइम राइस की खेती कर रहे हैं, तो उस एरिया को ऐड कर देंगे नेट सोन एरिया से, हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट पास्चर के बारे में हमने बात की ली, जो एरिया है ना कैटल्स के लिए, काऊ, बफेलो, गोट, शिप के लिए चरने के लिए होते हैं, उनको हम लोग परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड बोल देंगे, ठीक है। कुछ एरिया होंगे जिसपे हम ट्री क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है। कुछ कल्चरल वेस्ट लोग होंगे जो 5 साल से हम उसको कुछ कर ही नहीं रहे, बिल्कुल बंजर जमीन है, ठीक है। अब देखो इंडिया में, अब जैसे ये तो हम लोगों ने बात किया कि लैंड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में उस लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़े। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कि टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि उस लैंड का यूज कैसे कर सकते हैं, टोपोग्राफी पे कर सकते हैं, है ना। जैसे प्लेन एरिया है, ठीक है ना, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये दीज आर द एरियाज आर प्लेन एरिया, तो वहाँ पे हम लोग राइस की खेती, वीट की खेती, ठीक है ना, इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, गन्ने की खेती कर सकते हैं, शुगर केन की खेती कर सकते हैं, ठीक है। माउंटेन एरिया पे अलग टाइप की खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। माउंटेन एरिया पे देखें तो ज्यादातर हम लोग एप्पल्स की खेती करते हैं या ड्राई फ्रूट्स की खेती करते हैं, तो टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हम लोग उस लैंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट पे भी टाइप फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश में कोल्ड क्लाइमेट है, तो मशरूम की खेती होती है उस जमीनों पे, ठीक है ना। और यूपी, बिहार, सॉरी, यूपी बिहार में देखें तो वहाँ पे मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट में हम क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर को जो क्रॉप एरिया है, जो शुगर केन हो गया, चाहे राइस हो गया,
चाहे वीट हो गया, है ना, सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, है ना। सॉइल टाइप पे डिपेंड करेगा। जैसे महाराष्ट्र में हमको ब्लैक सॉइल मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉटन की खेती कर सकते हैं, रुई की खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, है ना, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, उस एरिया में हम लोग उस एरिया में हम लोग किसकी खेती कर सकते हैं, वीट और राइस की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मीन्स क्या हो गया, कि हमारे पास वो मशीनरी होनी चाहिए, हार्वेस्टर होने चाहिए, ठीक है ना, उस टाइप की खेती होनी चाहिए, ठीक है। कल्चर एंड ट्रेडिशन भी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कि मान लो कि बंगाल में राइस का ट्रेडिशन है, तो उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया के लैंड में हम लोग राइस की खेती ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दो कंपैरिजन दिया हुआ है, 1960 और 61, और 2014 और 15 का डेटा दिया हुआ है कि कैसे लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है ना, इंडिया में। अब देखो सबसे पहले ये फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना। फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीमेंट हुई है। पहले 18% फॉरेस्ट एरिया था, अब 23.3% एरिया है। तो देयर इज इंक्रीमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। नेट जोन एरिया में देखते हैं, है ना, नेट जोन एरिया में भी इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। नेट जोन इंक्रीमेंट मतलब एग्रीकल्चर हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जो अब देखो एग्रीकल्चर लैंड किस लिए बढ़ा है, क्योंकि जो हमारे पास बंजर और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड था, वहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 12% से 5.5 पहुंच गया, ठीक है। एरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज, है ना, बिल्डिंग्स के लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एरिया बड़े हैं, ठीक है ना। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम था, रोड्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स कम थे, तो उस पे तो इंक्रीमेंट होने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया। तो इसमें कहा है, फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। कल्चरल वेस्टमेंट में डिक्रीज है। नेट्सोन एरिया में इंक्रीमेंट है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी इंक्रीमेंट है, ठीक है। पाश्चर एरिया में क्या होगा, है ना, जो कैटल्स के लिए, शिप के लिए, गोट एरिया, जो उनका चरने वाले जगह है, घास जो चरते हैं वो एरिया में कमी आई है, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा कर उस एरिया को भी हम लोग यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो पहले 4.71 था, अब कितना हो गया, 3.3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली पांच इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दिस जो ये करंट डेटा है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एक डिपार्टमेंट है, उसको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसको भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेटा देता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर वो डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है ना, स्टैटिक्स वो साइंस है जिसमें हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब टोटल ज्योग्राफिकल देखते हैं कि इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अभी इस एरिया का 93% ही हमको हमारे पास डेटा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंडिया का पूरा डेटा कितना है हमारे पास, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। डेटा अवेलेबल कितना है, 93% एरिया का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। 7% एरिया का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका कोई हम लोग प्लानिंग कर नहीं सकते। अब ये 7% एरिया का डेटा इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ एरिया हमारे पास पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, कुछ एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वो चाइना ने ऑक्यूपाइड करके रखा है,
कुछ एरिया हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का है वो भी चाइना ने एक्वायर्ड कर रखा है। ठीक है, तो उस एरिया का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। अब कुछ एरिया देखेंगे कि इंडिया में जो नेट सोन एरिया है, ठीक है ना, जिस पे खेती हो रही है एक्चुअल में, नेट सोन एरिया कितना हमारे पास 45.5 है। ठीक है ना, 45.5। उसमें से 80% एरिया दो ही राज्य से आते हैं, दो स्टेट से, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है। और जो कुछ एरिया है जहाँ पे 10% से कम खेती होती है, जैसे मान लो अब पंजाब और हरियाणा का जो भी लैंड है उसमें 80% एरिया पे क्या होता है, खेती हो रही है ना। लेकिन कुछ एरिया है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र, अंडमान एंड निकोबार, इस एरिया पे बस 10% ही खेती होती है, क्योंकि इस एरिया में फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में देखें 90% एरिया कवर विद द फॉरेस्ट। ठीक है। तो वही हमने उसको पीपीटी के थ्रू समझाया, करने की कोशिश की है। ठीक है, वही एरिया यहाँ पर है, देखो, है ना। 10% ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार में जो एरिया है वो नेटसोनी एरिया है, क्योंकि 90% एरिया क्या है वहाँ पे, फॉरेस्ट है। ठीक है। पंजाब में 80% एरिया क्या है ना, कि उस पर एग्रीकल्चर हो रही है। ठीक है। अब जो हमारे पास वेस्ट लैंड है, ठीक है ना, जो यहाँ पे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम लैंड इज टर्म एज वेस्ट लैंड एंड द लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। ठीक है ना, जो हमारे पास वेस्ट लैंड है जिसपे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या किसी कोई काम नहीं हो रहा है, उस लैंड को हम लोग अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए, सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक्स for listening me and subscribe to my channel so I can put my more energy into the NCRT geography discussion. Thanks a lot.